नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए कल से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन की मॉक ड्रिल का आयोजन। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने रामनवमी पर भड़की हिंसा मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रियांशु राजावत ने ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित आज एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने मैसूरू में आज बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। ये हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब 75% पॉपुलेशन भारत में ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी ने बाघ के जनसंख्या की जानकारी से जुड़े रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसके अनुसार बाघ की जनसंख्या देश में 2018 और 22 के बीच 200 की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में बाघों की संख्या 1411, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 रही। आज प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन भी हुआ, जिसके अनुसार 8 प्रकार के बाघ और शेरों की जाति से जुड़े जानवरों की रक्षा में वैश्विक सहयोग कायम होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हो रही है। बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों के नाम तय होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी बैठक में मौजूद हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे। मतगणना 13 मई को होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कल अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। श्री शाह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किबिथु में बनाए गए 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 4800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्वीकृति दी है। इसमें 2022-23 से 2025-26 तक सड़कों को जोड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांव को चिन्हित कर विकास कार्य किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में लीकाबाली, बिहार में छपरा, केरल में नूरानंद और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए कल से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मॉक ड्रिल देखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक में मॉक ड्रिल करने को कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन का आकलन किया जाएगा। कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन के लिए सभी पर्याप्त तैयारियां रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को सभी पात्र जनसंख्या, विशेष रूप से बुजुर्गों और जिन्हें कोविड होने की संभावना हो सकती है, वहां टीकाकरण बढ़ाने की सलाह दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए 5 चरणों की रणनीति, जांच, खोज, इलाज, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और मास्क के उपयोग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने जिलों में स्थापित एकीकृत कोविड नियंत्रण केंद्रों को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया है कि सभी संभाग आयुक्तों, डीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पतालों के प्रमुखों को महामारी से निपटने के लिए तैयार रहने और आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए 4 अलग-अलग स्तरों पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के लक्षण वाले मरीजों की जांच 24 घंटे के अंदर कराने को कहा गया है। विदेशों से लौट रहे लोगों की निगरानी और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर गठित निगरानी समितियों और त्वरित कार्यवाही दलों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों की हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाएगी। सभी अस्पतालों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में कल विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय की केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया है। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर भड़की हिंसा मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस के अपर महानिदेशक जीएस गंगवार ने बताया कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। इकाई ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शेष 10 लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। ये प्राथमिकी बिहार शरीफ के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करने वाली आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद दर्ज की गई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कश्मीर के बडगाम में जिला न्यायालय परिसर में एडीआर केंद्र में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की मदद करने में उपयोगी साबित होगी। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चुनाव आयोग पर गर्व। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 52वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली की प्रशंसा की है। लोकतंत्र की बुनियाद है मतदाता, जिसकी भागीदारी के बिना ना तो चुनाव का महापर्व पूरा हो सकता है, न ही लोकतंत्र की बुनियाद ही मजबूत हो सकती है। लोकतंत्र की इसी बुनियाद को मजबूत करने की भूमिका लगातार चुनाव अपने गठन से ही निभा रहा है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग के स्थापना दिवस के ठीक बाद 27 जनवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग पर गर्व करते हुए कहा, जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में
समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप रोज सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। भारत ने कुमारकुंभ में संपन्न G20 की दूसरी विकास कार्य समूह की बैठक को फलदायक और रचनात्मक बताया है। इस बैठक को G20 सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नागराज नायडू और इनाम गंभीर ने बताया कि वाराणसी में मंत्री स्तरीय विकास कार्य समूह की बैठक में आम सहमति बनने की आशा है। इससे पहले गोवा और दिल्ली में विकास कार्य समूह की 2 और बैठकें होंगी। श्री नागराज नायडू ने बताया कि विचार विमर्श में मुख्य रूप से वित्तीय मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि G20 वित्त प्रक्रिया में जलवायु वित्त पोषण सहित सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया। सुश्री इनाम गंभीर ने कहा कि भारत ने विश्व के सामने जलवायु और विकास के संबंध में अलग रणनीति पेश की है। इस रणनीति से विकास को अनदेखा किए बगैर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साहसिक निर्णय लेने सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि G20 की भारतीय अध्यक्षता ने इस पर नई सोच और नई अवधारणा दी है। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर के अवसर पर नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल गिरजाघर गए। वहां उन्होंने ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तेजपुर वायु सैनिक अड्डे पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सराहना की है। राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय ने प्रेरणा प्राप्त की है। भारत के प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में प्रियांशु राजावत ने डेनमार्क के मैग्नस जॉनसन को 21-15, 19-21, 21-16 से हराया। प्रियांशु पहली बार किसी सुपर 300 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज दूसरा मैच इस समय पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 15 ओवर में 9 विकेट पर 88 रन बना लिए थे। इससे पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेहद रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 7 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अंतिम ओवर में कोलकाता को 29 रन बनाते थे। रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। संयुक्त अरब अमीरात से सिनेमा में महिलाएं विषय पर एक विशेष परिचर्चा दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के तत्वावधान में आयोजित की गई। परिचर्चा में भाग लेने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री कल्पना अय्यर, बुथेनिया काजिम, सिनेमा अकील की संस्थापक और प्रबंध निदेशक मिनी शर्मा, अबू धाबी फिल्म आयोग के भारतीय प्रोडक्शंस के प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए कल से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन की मॉक ड्रिल का आयोजन। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने रामनवमी पर भड़की हिंसा मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।